गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। 33वें वीडियो के साथ में क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने आपको मादा युग्मकोद्भिद एवं भ्रूणकोश के विकास के बारे में अवगत कराया था। मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूणकोश और मादा युग्मक का विकास किया था। अब इस वीडियो में हम आपको एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद में भ्रूणकोश की संरचना के बारे में अवगत कराएंगे। ध्यान दीजिएगा। एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना, उसका डायग्राम देखें आप लोग। तो देखें इसका डायग्राम, इसका बना कराएंगे। एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद में भ्रूण कोश डायग्राम बनाते पहले इसका स्पेक्ट्रमिकल विकास पड़ा था। एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश, ध्यान दीजिएगा। ये एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश स्ट्रक्चर है। आप देखिएगा इधर निभाग की ओर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रतिमुखी कोशिकाएं और बिल्कुल मध्य में केंद्रीय कोशिका, और इसमें 2 अर्ध संवहन अवस्था में केंद्रक। और नीचे के सिरे की ओर ये अंग कोशिका, और ये 2 सहायक कोशिकाएं। और इधर ये आपको मिल जाएंगी 3 नियमित कोशिकाओं का समूह चुप पर होता है, जिसे बोलते हैं हम प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीमोडल सेल्स। इसमें आपको ये रिक्तिकाएं मिल जाएंगी। नामांकन कीजिएगा। ये जो होते हैं ये होती है प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी
कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स अगली कोशिका होती है, ये होती है आपके केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल। ये होते हैं दो ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक इन्हें बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक, इन्हें कहते हैं द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। इनकी सूत्रता होती है 2n। ये जो होता है ये, और ये होती है रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स, VACU को NES वैक्यूल्स। यहाँ पर देखिए ये रिक्तिकाएं, और बीजांड द्वारा शरीर होता है अंड समुच्च। ये होती है पहले अंड कोशिका, अंड कोशिका, इसी को बोलते हैं मादा युग्मक, मादा युग्मक। और ये जो दो कोशिकाएं होती हैं ये वाली, ये होती हैं प्रतिमुखी सॉरी सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। इन दोनों को मिला करके क्या बनता है? अंड समुच्चय, अंड समुच्चय, अंड समुच्चय, एक एपिटस, एक एपिटस, अंड समुच्चय याद कीजिएगा। तो आप देखें अंड समुच्चय होता है ये, तो ध्यान से देखें, गौर फरमाएं। ये डायग्राम है आपका, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा क्या स्थिति है। क्या है? एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश, उदाहरण एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश अष्टकेंद्रकीय और सप्तकोशिकीय संरचना होती है, अष्टकेंद्रकीय और सप्तकोशिकीय संरचना होती है, जिसमें 7 कोशिकाओं का विभाजन निम्नानुसार होता है। ध्यान दीजिएगा, 8 केंद्रक कैसे होते हैं? 1 2 3, 3 केंद्रक प्रतिमुखी कोशिकाओं में, 1 2 2 केंद्रक कब पाए जाएंगे आपके केंद्रीय कोशिका में? कितने हो गए? 3 2 5 6 7 8 हो गए 8 केंद्रक। अष्टकेंद्रकीय और सप्तकोशिकीय कैसे है? 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं और 1 केंद्रीय कोशिका और 3 कौन सी? अंड समुच्चय की कोशिकाएं। 1 अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं। अंड कोशिकाएं मध्य में पाई जाती है और सहायक कोशिका से बगल में पाई जाती है। सप्तकोशिकाएं क्या होता है? ये अष्टकेंद्रकीय और सप्तकोशिकीय संरचना होती है। इसमें देखिएगा प्रतिमुखी कोशिकाएं जो होती है वो निभाग की ओर होती है, और अंड समुच्चय होता है वो किसकी ओर होता है? बीजांड द्वार की ओर। ध्यान दीजिएगा, ये पूरी कैसी रचना होती है? एगणित, क्योंकि भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का होता है एगणित होता है। इसमें आप देखें, इसका वर्णन करें, ध्यान से देखिएगा कि एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद, एक
परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद प्रकट में भ्रूणकोश एम्ब्रियो सेक कैसी होती है? सप्त कोशिकीय। ये देखो अष्ट केंद्रकीय है, अष्ट केंद्रकीय और सप्त कोशिकीय। अष्ट केंद्रकीय और सप्त कोशिकीय संरचना होती है। गौर फरमाइएगा, एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश अष्ट केंद्रकीय, 8 केंद्रक, 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्ट केंद्रकीय और सप्त कोशिकीय, 3 कोशिकाएं भ्रूण की, 1 केंद्रीय कोशिका, 3 अंडसमुच्चयी कोशिकाएं। तो सप्त कोशिकीय संरचना होती है जिसमें, ध्यान देना, होती है जिसमें 7 कोशिकाओं, जिसमें 7 कोशिकाओं का विभाजन, जिसमें 7 कोशिकाओं का विभाजन विशिष्टतापूर्ण होता है। विभाजन विशिष्टता पूर्ण होता है, जो निम्नानुसार है, जो निम्नानुसार है। पहला के बारे में है अंडसमुच्चय के रूप में, अंड समुच्चय, अंडसमुच्चय, एग एपेटस, एग एपेरेटस। दूसरा आ जाएगा आपके प्रतिमुखी कोशिकाएं, समझना, दूसरे आपके प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। तीसरा है केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका। और चौथा है आपका आएगा सहायक कोशिका, नहीं सहायक कोशिका नहीं आएगी, आप आएगा तंतु रूपी समुच्चय। सहायक कोशिका में आ जाता है तंतु रूपी समुच्चय। ध्यान देना, सहायक कोशिकाओं में एक रचना पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, बीजाणुवाद की ऐसे ऐसे पाई जाएगी, ये होते हैं तंतु रूपी समुच्चय, तंतु रूपी समुच्चय, तंतु रूपी समुच्चय होते हैं। बीजाणुवादी शरीर की ओर सहायक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये बस दोबारा देखें, इसका वर्णन शुरू कराते हैं अच्छी तरह से। तो देखिएगा, एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश अष्ट केंद्रकीय और सप्त कोशिकीय संरचना होती है, जो आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें 7 कोशिकाओं का विभाजन विशिष्टतापूर्ण होता है। और विशिष्टता ये कैसे होती है, सबसे पहले बीजाणुवादी शरीर जो क्या होता है, अंड क्या होता है, ये अंड समुच्चय होता है, जिसमें मध्य की कोशिका नाशपति के आकार की होती है, और इसके पास इसका बोलते हैं अंड कोशिका या मादा युग्मक, और इसके पास में 2 कोशिकाएं होती है, सहायक कोशिकाएं। इन सहायक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, तंतु रूपी समुच्चय। और विभाग की ओर प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, और केंद्र में केंद्रीय कोशिका होती है, इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, इसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। इस प्रकार होता है, देखिएगा, अंड समुच्चय, प्रतिमुखी कोशिकाएं, केंद्रीय कोशिका, तंतु रूपी समुच्चय में एक-एक का वर्णन करते हैं। देखिएगा, पहला अंड समुच्चय, अंड समुच्चय से बोलते हैं एग एपेटस।
ध्यान देना, इसमें क्या होता है, बीजाणु द्वारी सिरे की ओर, बीजाणु द्वारी सिरे की ओर 3 अगणित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 3 अगणित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ध्यान देना। तो अन्य समूह क्या होता है, इसमें लिखें, क्या लिखेंगे कि मादा युग्मकोद्भिद में, किसमें? मादा युग्मकोद्भिद में, मादा युग्मकोद्भिद में बीजांड द्वारीय सिरे की ओर, बीजांड द्वारीय सिरे की ओर 1 2 3 अगणित, 3 अगणित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, पाया जाता है, जिसे अंड समुच्चय कहते हैं, जिसे अंड समुच्चय कहते हैं। ध्यान देना, ये बीजाणु द्वारी सिरे की ओर होता है 1 2 3, इसमें मध्य की कोशिका, इसमें मध्य की कोशिका बड़ी और उल्टी नासमती के आकार की होती है। इसमें देखिए, इसमें मध्य की कोशिका बड़ी एवं उल्टी नासपाती बड़ी एवं उल्टी नासपाती के आकार की होती है। कैसी होती है? बड़ी एवं उल्टी नासपाती के आकार की होती है, जिसे अंडकोशिका, जिसे अंडकोशिका जिसे अंडकोशिका प्रकट में मादा युग्मक, मादा युग्मक, अंडकोशिका मादा युग्मक कहते हैं। तो चित्र में देखिएगा, ये उल्टी नासपति का आकार होती है, बड़ी होती है, और उल्टी नासपति का आकार कोशिका होती है, जिसे क्या बोलते हैं? अंडकोशिका या मादा युग्मक कहते हैं। आगे देखो, अब क्या होता है, इस अंडकोशिका के पार्श्व में दोनों ओर, इस अंडकोशिका के दोनों ओर पार्श्व में 2 क्या पाई जाती हैं? 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आगे देखें, इस अंडकोशिका के पार्श्व में दोनों ओर 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, एक अंडकोशिका प्लस 2 सहायक कोशिकाएं बराबर अंडसमुच्चय। अंडसमुच्चय तो देखिएगा क्या होती है ये, इसको ऐसे क्वेश्चन में आप कर सकते हो। एक अंडकोशिका और 2 सहायक कोशिका बराबर क्या होता है? अंडसमुच्चय होता है। देख लीजिए आप, एक अंडकोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं तो मिलकर क्या बनाती है? ये अंडसमुच्चय बनाती है। ये स्थिति होती है कहां पर? बीजाणु द्वारीय सिरे की ओर मादा युग्मकोद्भिद में। ध्यान दीजिएगा।
अब ध्यान देना, अंड कोशिका इसका क्या कार्य है? अंड कोशिका निषेचन के पश्चात किसका निर्माण करती है? भ्रूण का निर्माण करती है। अंड कोशिका निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण करती है, जबकि सहायक कोशिकाओं में बीजांड द्वारीय सिरे की ओर, जबकि सहायक कोशिकाओं में बीजांड द्वारीय सिरे की ओर तंतुरूपी समुच्चय पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या है? ध्यान देना, तंतुरूपी समुच्चय पाए जाते हैं जिनसे इन तंतुरूपी समुच्चयों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ, क्या निकलते हैं? इनसे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो क्या करते हैं? पराग नलिका को बीजांड द्वार की ओर आकर्षित करते हैं। पराग नलिका कहां से आती है? वर्तिकाग्र से। पराग नलिका को बीजांड द्वार की ओर आकर्षित करते हैं। एक और लिख लेते हैं, इन कोशिकाओं का क्या कार्य है, भविष्य में क्या बनाती है, क्या करती है? तो अंड समुच्चय क्या होता है? ये अंड कोशिका और दो सहायक कोशिका मिलकर क्या बनाती है? अंड समुच्चय बनाती हैं। अब देखिएगा इनमें आगे क्या लिखेंगे? अंड कोशिका, अंड कोशिका, अंड कोशिका प्रकरण में मादा युग्मक, मादा युग्मक निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात क्या बनाती है? भ्रूण का निर्माण करती है। निषेचन के पश्चात भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण करती है, जबकि सहायक कोशिकाएं क्या करती हैं? क्या देना? जबकि सहायक कोशिकाएं, जबकि सहायक कोशिकाएं, जबकि सहायक कोशिकाओं में जबकि सहायक कोशिकाओं में बीजांड द्वारीय, जबकि सहायक कोशिकाओं में बीजांड द्वारीय सिरे की ओर, बीजांड द्वारीय सिरे की ओर, सिरे की ओर, बीजांड द्वारीय सिरे की ओर क्या पाया जाता है? तंतु रूपी समुच्चय पाए जाते हैं। तंतु रूपी समुच्चय पाए जाते हैं। ये नीड प्रश्न आते हैं कि तंतु रूपी समुच्चय कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? सहायक कोशिकाओं में। तंतु रूपी समुच्चय पाए जाते हैं जिनसे निकलने वाले, जिनसे निकलने वाले रासायनिक पदार्थ पराग नलिका, पोलन ट्यूब, जिनसे निकलने वाले रासायनिक पदार्थ पराग नलिका को बीजांड द्वार की ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? बीजांड द्वार की ओर आकर्षित करते हैं। ये कार्य ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि निषेचन के पश्चात अंड कोशिका और सहायक कोशिका भविष्य क्या होगा देखिएगा। ध्यान देना कि अंड कोशिका निषेचन का मतलब मादा युग्मक, निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण करते हैं, एम्ब्रियो का भ्रूण बनाती है, जबकि सहायक कोशिकाएं क्या होता है? जबकि सहायक कोशिकाओं में बीजांड द्वार सिरे की ओर, दो सहायक कोशिकाएं अंड कोशिका के पास में, जबकि सहायक कोशिकाओं में बीजांड द्वारीय सिरे की ओर तंतु रूपी समुच्चय पाए जाते हैं। इन तंतु रूपी समुच्चयों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ पराग नलिका की वृद्धि को या पराग नलिका को बीजांड द्वार की ओर आकर्षित करते हैं। ये का कार्य हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आता है दूसरा आपके जो विशिष्टता है मादा युग्मकों में कोशिकाओं के विभाजन की। दूसरी आती है प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं एवरेट होती हैं और निभाग की ओर
बीजांड किस ओर होती है? निभाग की ओर स्थित होती हैं। ध्यान दीजिएगा। दूसरा है प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं इन्हें बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। ध्यान देना। मादा युग्मकोद्भिद में, कहां पर है? मादा युग्मकोद्भिद में निभाग की ओर, किस ओर? निभाग की ओर 3 एवरेज कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। या ऊपर जाओ निभाग होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला बना दूंगा आपको भी, तभी आपको समझ आ जाएगा आसानी से। तो इसमें लिखें आप मादा युग्मकोद्भिद में, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद मतलब भ्रूणकोश। मादा युग्मकोद्भिद में निभाग की ओर मतलब भ्रूणकोश की ओर, भ्रूणकोश। मादा युग्मकोद्भिद में निभाग, चैलेजा, क्या बोलेंगे? तो चैलेजा, CHALLAZ, चैलेजा की ओर। चैलेजा क्या होता है? बीजांड का आधारी भाग होता है। चैलेजा की ओर 3 अगुणित कोशिकाओं, 3 अगुणित कोशिकाओं का, 3 अगुणित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। समूह पाया जाता है जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स इन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा मादा युग्मकोद्भिद है, परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद, इसमें बीजांड किस ओर? निभाग की ओर। निभाग की ओर 3 अगुणित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। अब ध्यान, क्या कार्य इनका? ये प्रतिमुखी कोशिकाएं विकास के दौरान भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करती हैं। लिखें, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं विकास के दौरान भ्रूणकोश को पोषण प्रदान करती हैं। भ्रूणकोश को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है। अब आता है आपके केंद्रीय कोशिका, बिल्कुल मध्य में केंद्रीय कोशिका। तीसरा जो कोशिकाओं की विशिष्टता है मादा युग्मकोद्भिद में, वो आ जाती है आपके केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल। केंद्रीय कोशिका केंद्रीय कोशिका चलते सेंट्रल सेल। यह एक ही होती है, तो मादा युग्मकोद्भिद के मध्य में पाई जाती है। ध्यान देना, केंद्रीय कोशिका बिल्कुल ये है, मध्य में पाई जाती है, सेंट्रल सेल। इसमें देखा ध्यान से कि भ्रूणकोश के मध्य में या मादा युग्मकोद्भिद के मध्य में स्थित द्विकेंद्रकीय कोशिका होती है, जिसमें
दो ध्रुवीय केंद्रक आपस में, इसमें दो ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? द्विगुणित केंद्रक। द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? द्वितीय केंद्रक कहते हैं। दोबारा देखें, भ्रूण कोश के मध्य में क्या होती है? भ्रूण कोश के मध्य में स्थित होती है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो केंद्रक होते हैं ध्रुवों से आए हुए, ये आपस में अर्ध समान अवस्था में मिलकर के क्या बनाती है? द्विगुणित केंद्रक बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं? द्वितीयक केंद्रक। क्या बोलेंगे इसको? द्वितीयक केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? द्वितीयक केंद्रक। जो कि इसके अवस्था क्या होती है? क्योंकि एक मात्र यही होता है जो क्या द्विगुणित होता है, द्वितीयक केंद्रक। इसमें आप लिखें क्या बोलते हैं इसको? मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद प्रकरण में भ्रूण कोश के मध्य में, भ्रूण कोश के मध्य में स्थित द्वि कैसे होती है? द्विकेंद्रकीय कोशिका होती है। द्विकेंद्रकीय कोशिका होती है, जिसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं। जिसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं, सेंट्रल सेल, जिसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं। आगे देखें, इसमें केंद्रीय कोशिका में, इसमें क्या होते हैं? दो ध्रुवीय केंद्रक। इसमें दो ध्रुवीय केंद्रक, दो ध्रुवीय केंद्रक। कौन से केंद्रक होते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। दो ध्रुवीय केंद्रक आपस में संयुक्त होकर, आपस में संयुक्त या जुड़कर, आपस में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं? एक द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं। होकर एक द्विगुणित केंद्रक, डिप्लॉइड केंद्रक, न्यूक्लियस, द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं, जिसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान देना। मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोश के मध्य में स्थित द्विकेंद्रकीय कोशिका होती है। भ्रूण कोश के मध्य में द्विकेंद्रकीय कोशिका स्थित होती है, जिसमें दो ध्रुवीय केंद्रक आपस में जुड़ करके या संयुक्त होकर के एक द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ध्यान देना। अब क्या कार्य करता है ये? ध्यान देना। निषेचन के पश्चात द्विगुणित, इसके द्वारा क्या होता है कि द्वितीयक केंद्रक निषेचन के पश्चात क्या करता है? त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ जाता है। ये पुष्पीय पादपों की एक बहुत ही अद्वितीय संरचना होती है। भ्रूण कोश, एंडोस्पर्म। भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में अंतर है। यहाँ भ्रूण कोश है, यहाँ कोश पे पता वाला पे भ्रूण कोश, एंडोस्पर्म। चक्कर खाते हैं अच्छे से शुरू में। आगे देखो, देखिएगा कि द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, अब ये भी कह सकते हैं केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका निषेचन के पश्चात द्वितीयक केंद्रक निषेचन के पश्चात क्या बनाता है? त्रिगुणित, ट्रिप्लॉइड, त्रिगुणित, त्रिगुणित भ्रूण कोश। ध्यान दीजिएगा, कोश एक पे खत्म होता है, इसको ध्यान से देखना सर। भ्रूण कोश, त्रिगुणित भ्रूण कोश
का निर्माण करती है, का निर्माण करता है या करती है। ध्यान देना, द्वितीय केंद्रक विषम के पश्चात त्रिवृत्त भ्रूणकोश का निर्माण करता है, अर्थात ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे इसको? ट्रिप्लॉइड, TRIPLOID, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ये कार्य होता है इसका विषम के पश्चात, इसका केंद्रीय कोशिका का द्वितीय केंद्रक का। अब जो लास्ट में आता है आपके, क्या आता है? तंतुरूपी समुच्चय, तंतुरूपी समुच्चय। निम्न प्रश्न को आते हैं इसमें से, तंतुरूपी समुच्चय में से। तो देखिएगा, चौथा जो व्यवस्था है तंतुरूपी समुच्चय। ध्यान देना, ये क्या होता है? ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मादा युग्मकोद्भिद में बीजांडद्वारी सिरे की ओर, इधर मादा युग्मकोद्भिद में बीजांडद्वारीय सिरे की ओर या बीजांडद्वारीय सिरे की ओर क्या होता है? पर सहायक कोशिकाएं होती हैं। ध्यान देना, बीजांडद्वारीय सिरे की ओर सहायक कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती है? 2। तो सहायक कोशिका में सहायक कोशिकीय स्थूलन मतलब मोटा, मतलब सहायक कोशिकीय भी समान से सहायक कोशिकीय स्थूलन पाया जाता है। ध्यान देना, जो भ्रूणकोश, किसमें? जो भ्रूणकोश में परागनलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करता है, क्योंकि इस तंतुरूपी समुच्चय से रासायनिक पदार्थों का स्त्राव किया जाता है जो परागनलिका को दिशा निर्देशित करते हैं। इसमें मादा युग्मकोद्भिद में या भ्रूणकोश में क्या बोलते हैं? इसको तंतुरूपी समुच्चय कहते हैं। इसको लिखें, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद प्रकरण में भ्रूणकोश के मतलब है। मादा युग्मकोद्भिद में बीजांडद्वारीय सिरे किधर है? बीजांडद्वारीय सिरे पर सहायक कोशिका में सहायक कोशिकीय स्थूलन, सहायक कोशिकीय स्थूलन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सहायक कोशिकीय स्थूलन पाया जाता है जो भ्रूणकोश मतलब मादा युग्मकोद्भिद, जो भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद में परागनलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करता है। क्या करता है? ये दिशा निर्देशित करता है, तंतुरूपी समुच्चय कहलाता है। तंतुरूपी समुच्चय कहलाता है। तो ये एक परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना हो गई, मतलब मादा युग्मकोद्भिद की। ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में कहते हैं तंतुरूपी समुच्चय। तो मादा युग्मकोद्भिद में बीजांडद्वारीय सिरे की ओर सहायक कोशिका में एक सहायक कोश के स्थूलन पाया जाता है जो परागनलिका के प्रवेश को मादा युग्मकोद्भिद में या भ्रूणकोश में दिशा निर्देशित करता है। क्या कहलाता है? तंतुरूपी समुच्चय कहलाता है। ध्यान देना, पहला हमारा दूसरा चैप्टर समाप्त होता है ये, जिसमें हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले निश्चल पूर्व होने वाली घटनाएं। इसमें आपका क्या महत्वपूर्ण होता है? युग्मकों का निर्माण। अब आता है दूसरा था युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मकों का निर्माण हो गया, ध्यान देना,
युग्मक नर युग्मक का निर्माण क्या होता है? पुंकेसर के परागकोश में परागकण के रूप में, अंकुरित परागकण के रूप में। जबकि मादा युग्मक का निर्माण क्या होता है? ध्यान देना, बीजांड, बीजांड में मादा युग्मकोद्भिद क्या हो रहा है? बीजांड में, बीजांड का है में स्थित मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है? मादा युग्मक का निर्माण। तो ध्यान देना, पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं? अचल होते हैं। इसके लिए निषेचन के लिए अर्थात निषेचन के लिए दोनों का मिलना बहुत जरूरी होता है। इसलिए नर युग्मक को मादा युग्मक के पास में पहुंचना होता है। इसलिए उनमें क्या पाया जाता है? परागण और पराग स्थिरीकरण पारस्परिक क्रिया पाई जाती है। परागण एवं पराग का निर्माण किया जाता है। कल हम तीसरा पाठ शुरू करेंगे। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। दूसरा पाठ